आज हमारा टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये एकदम शुरुआत है, तो इसमें कुछ और भी दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल को हम लोग पुट अप करेंगे। हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया कई सारा काम करता है। अगर हम रोल देखें, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कुछ दो चार प्रमुख रोल हम करें, एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वह है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तीसरा जो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, एक्सेट्रा। अब यहीं पर हम डाल देते हैं 3 काम के बाद एक्स्ट्रा। जब इतने सारे ये महत्वपूर्ण काम करता है, तो इन सभी काम के दरमियान में उसको एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नीड ऑफ एंजाइम, नीड ऑफ एंजाइम्स। ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अब यदि इतने सारे एंजाइम्स चाहिए, इसको कई सारे एंजाइम्स चाहिए, तो सवाल आएगा कि ये कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? एकदम सीधा सवाल यहां पर आता है, कहां से मिलेगा? तो किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक है, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया और दिस इज न्यूक्लियस। डीएनए बना देते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बनाया तो माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पर है GRL सिस्टम, इसको हम लोग बोल देते हैं GERL, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। तो न्यूक्लियस से mRNA, यहां पर राइबोसोम, ठीक है। यहां से प्रोटीन, ये प्रोटीन इस माइटोकॉन्ड्रिया को मिलता है, ठीक है। तो यही इसका एक मेथड है। mRNA न्यूक्लियस से निकला, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी सिस्टम जो है, इसमें ये प्रोटीन बनाया राइबोसोम से मिलकर, ठीक है। और सेक्रेटरी वेजाइकिल जो है, उस को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचा दिया। कहानी यही होती है, पिक्चर यही है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये जो हम प्रोटीन या एंजाइम बना रहे हैं, वो कहाँ चाहिए? आउटर मेम्ब्रेन में चाहिए, इनर मेम्ब्रेन में चाहिए, या मैट्रिक्स में चाहिए? साइंस कहता है कि विषय वस्तु को अच्छे से समझो, कहाँ चाहिए ये। आउटर मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन्स में बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। तो कैसे इसको पहुंचेगा? मन में एक सवाल विद्यार्थियों को रहता है, व्हाट अबाउट डीएनए सर? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी तो होता है, इसका रोल क्या है? इसका बहुत थोड़ा रोल होता है, थोड़ा सा काम, ठीक है ना। इसलिए मेजर जो प्रोटीन्स होता है वो साइटोप्लाज्म द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। ये पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। अब क्या है कि जो हमें कुछ सेंटर्स दिखे, पहला सेंटर हमें दिखा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या है? डीएनए है। डीएनए के पास सारे जेनेटिक कोड्स हैं, और इस डीएनए से एमआरएनए बनकर
बाहर निकलता है। फिर एक दूसरा सिस्टम को हम लोग कह रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी सिस्टम। ठीक है, लाइसोसोम भी है अगर वो डाइजेशन करना हो तो। ठीक है, और यहाँ होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशंस एंड सिक्रेशन, और उसको रिलीज करके सही जगह पर पहुंचाना। ये कहां पर सारा काम होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी में। इसके बाद का काम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम। अब डिस्ट्रीब्यूशन के काम में क्या है भाई? अलग अलग जगहों पर, अभी हमको जो जगह जरूरत है हम उन्हीं जगहों का नाम लिखते हैं। ठीक है ना? देखो अलग अलग जगहों पर कहां कहां भाई? तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी हम लोग लिखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया में ये भेजेगा। क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट में उसको भेजेगा। पेरोक्सिसोम में भेजेगा। जो सिलेबस में पढ़ना है उसी का नाम अभी हम लिख रहे हैं। और न्यूक्लियस में भेजेगा। तो इसके अलावा भी और जगह भेजता है, लेकिन हमको अभी यही ऑर्गन्स को टारगेट करना है, यही हमारा सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए हम 4 जगह कर रहे हैं। इन सभी जगहों पर बहुत सारा काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो हमने कभी बताया ही। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस, पेरोक्सिसोम में फोटो रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा जो पेरोक्साइड्स बनते हैं उसको भी ठीक किया जाता है पेरोक्सिसोम में। और न्यूक्लियस को तो कहना ही नहीं है, ये तो पूरे सेल का केंद्र बिंदु है। इन सब जगह पर प्रोटीन को पहुंचाना है। तो क्या पहला प्रश्न क्या होगा? चैलेंजेस क्या है? प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न जो है वो ये है, एक प्रोटीन है ये, कैसे पता चलेगा कि इसको कहां जाना है? ठीक है ना? कहां, अरे कहां हो गया, कहां जाना है? ये कुछ तो होगा फॉर्मूला, कुछ तो हर हर बस पर, कैसे बस पर लिखा रहता है रामगढ़, तो लोगों को पूछते बाद में से, उसके बाद भी पूछते हैं भाई साहब क्या ये बस रामगढ़ जाएगी? लेकिन हम यदि बस को लिखा हुआ देखते हैं रामगढ़ तो समझ जाते हैं कि ये रामगढ़ जाएगी। दिल्ली में क्या है? बस का नंबर है 415 नंबर बस मेहरौली जाएगी। आप उस नंबर का बस कहीं भी देखिए चढ़ जाइए, क्योंकि वो मेहरौली ही जाएगी। ठीक है ना? तो साइंस कहता है कि यहां पर एक पर्टिकुलर इसके पास एक एड्रेस होगा। ठीक है। दूसरा है कि इंपोर्ट कैसे होगा? इंपोर्ट कैसे होगा, ये भी सवाल है। तीसरा सवाल है व्हाट हैपन, व्हाट हैपन व्हेन म्यूटेशन occurs। अगर इस प्रोटीन के यहाँ जो डीएनए है, डीएनए में जो एमआरएनए बन रहा है, उसमें बनने से पहले म्यूटेशन हो जाए तो क्या चुनौतियां होंगी? ये विषय वस्तु इस पूरे टॉपिक का है। अभी तो हम लोग टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो मान लो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है ना? सैकड़ों एंजाइम्स।
सवाल आया चुनेंगे कैसे, चुनेंगे कैसे कि किसको कहां जाना है, किसको जाना है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब डाकघर का कॉन्सेप्ट ही हो गया। डाकघर में क्या होता है, डाकघर में कहीं का भी पत्र आप दे सकते, आप अमेरिका भेजने वाला भी पत्र दे सकते हैं और आप बगल में बरियातू भेजने वाला भी पत्र दे सकते हैं। इस डाकघर में हम जब चिट्ठियों को डालते हैं तो डाकघर में सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग का मतलब छटनी। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, पिन कोड से, ठीक है। मान लो तो वहां तो लाखों चिट्ठियां हैं, तो सबसे पहले पिन कोड जो होता है वो पहले नंबर से किया जाता है। मान लो कि अगर हम यहाँ करें दिल्ली का, 110001 दिल्ली है, 800001 पटना, इसी तरह से सबका बटा हुआ है 834 रांची। तो मान लो कि सॉर्टिंग होता है तो सबसे पहले 1 को अलग कर दीजिए तो दिल्ली वाला होगा, 8 को अलग कर दीजिए तो पटना बिहार और झारखंड का होगा। इस तरह से पहले सॉर्टिंग किया जाता है। फिर जब 8 वाला जब अलग हो गया, मान लो यहाँ सारे 8 पिन नंबर से चल रहा है, तो फिर यहाँ आएगी। अब देखो सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर से सॉर्टिंग किया, फिर थर्ड नंबर से सॉर्टिंग किया और फाइनली 8वां नंबर से सॉर्टिंग किया, ठीक है। अच्छा 834009 ये एड्रेस तो बरियातू का है, बरियातू जो डाकघर है उसका है। 834008 ये मोराबादी एरिया का है। तो इस तरीके से अब सबका एक लोकल पिन कोड एड्रेस जो है वो मिल जा रहा है। तो डाकिया जो होता है उस एरिया का उसको उठाता है और उसको उठाकर उसको लैंडमार्क या फिर घर का नाम या पोस्टल नंबर देखकर उसको पहुंचाता है। ये डाकघर का जो उदाहरण है, ये उदाहरण एकदम सूटेबल उदाहरण है इस इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स को समझाने। यही प्रोसेस, यही मैकेनिज्म, यही डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी किया जाता है। और किसी चिट्ठी में अगर पिन कोड ना दे तो भगवान मालिक है कि वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब आता है क्या नेक्स्ट पॉइंट। मान लो कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होता है मेम्ब्रेन, है ना। एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और एक हो गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया मैट्रिक्स जो इसके ल्यूमेन में भरा हुआ है। सब डायग्राम चूंकि हम लोग बचपन से बनाते हैं इसलिए सब कोई इशू नहीं है। उसी तरह से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ल्यूमेन, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक उसी प्रकार से अगर हम गोल्जी बॉडी को बनाएं तो गोल्जी बॉडी में भी ये डबल लेयर्ड है, करेक्ट। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी। आप पेरोक्सिसोम अगर बनाएं, पेरोक्सिसोम उसमें यूनिट मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, उसमें 2 लेयर नहीं है, ठीक है। ये हो गया गोल्जी बॉडी, ये हो गया ईआर। वहीं फिर न्यूक्लियस ले लें तो न्यूक्लियस में भी क्या है, 2 लेयर है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब सोचो किसी प्रोटीन को अगर जाना है अंदर तो इसको दो चैनल पार करना होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन फिर इनर मेम्ब्रेन और तब वो मैट्रिक्स में पहुंचेगा। इसका मतलब है
ये आसान नहीं है, बल्कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में काम करने की व्यवस्था है। और ये जो प्लानिंग है सेल का, तो जानने के लिए अब हम लोग को अगला कदम उठाना पड़ेगा। और वो क्या है? वो क्या है कि हम जाने पहले कि आखिर कौन सी ऐसी चीज होती है जो प्रोटीन बनता है। उस सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के उपरांत फिर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, और तब जाके फाइनली प्रोसेस्ड प्रोटीन, प्रोसेस्ड प्रोटीन एंजाइम जो भी आप कहें वो बनकर तैयार होता है। यही है कहानी। अब इसमें क्या है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म का एकमात्र उद्देश्य है कि एक सुटेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है। अब जब मान लो कि एक प्रोटीन हम बनाते हैं, सब लोग देखना इसको, ये बन गया हमारा। अभी हम इसको कॉइल नहीं करते हैं, अभी बस ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा प्रोटीन है। ठीक है। इस प्रोटीन में हम मानते हैं इधर एन टर्मिनल है और इधर सी टर्मिनल है, और यहां बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इस प्रोटीन में। अब क्या है कि इस प्रोटीन में अलग अलग प्रकार के डोमेन हो। मान लो कि अगर एन साइड में जाए, हो सकता है कि एन साइड में एक डोमेन हो जिस पर लिखा हो एड्रेस, एड्रेस पिन कोड, वो यहां लिखा हुआ हो। इसके जो अमाइनो एसिड हैं वो उस तरह के पिन कोड को लिखे हुए। ठीक है। फिर इसमें अलग अलग डोमेन्स हो सकते हैं जो जो काम है, स्ट्रक्चरल डोमेन, फंक्शनल डोमेन। मान लो हम ऐसे दिखा दें, ये जो हो गया वो स्ट्रक्चरल डोमेन हो गया जो उसके आकार को बनाता है, और हम दिखा दें कि भाई ऐसे जो है यहाँ पर ये फंक्शनल डोमेन, करेक्ट, फंक्शनल डोमेन। साथ ही साथ क्या है कि जो शुरुआती रीजन होता है एन टर्मिनल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनटीडी, मतलब एन टर्मिनल डोमेन। और इस इलाके को हम लोग क्या कहेंगे, सीटीडी, सी टर्मिनल डोमेन। इस इलाके को क्या कहेंगे, एनटीडी, एन टर्मिनल डोमेन। तो ये खास तरह से इसी प्रकार का अरेंजमेंट जो है वह किसी भी प्रोटीन पर होता है। अब इस प्रोटीन में दो काम होता है, तो हम कहते भी हैं कि दो स्टेप इसमें फॉलो होता है। तो पहला जो काम है वो होता है सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को छांटना। एकदम डाकघर वाला काम शुरू हो गया, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। क्यों सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स किया जा रहा है, टू नो द टारगेट सेल ऑर्गेनेल, किस सेल ऑर्गेनेल पर उसको जाना है, उसको जानने के लिए। इसके अंतर्गत जो छटनी इसको बोलते हैं, प्रोटीन्स की छटनी। सॉर्टिंग हो गया मतलब छांटना, अलग अलग करना। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है कि टू टारगेटिंग, टारगेटिंग सीक्वेंसेस ऑन प्रोटीन। प्रोटीन्स पर दो टारगेटिंग सीक्वेंसेस होते हैं। इस टारगेटिंग सीक्वेंस को शॉर्ट फॉर्म में यहां पर टीएस लिख रहा हूं। ये टारगेट करेगा कि मुझे कहां जाना है। सेकेंड पॉइंट होगा इसमें टू मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसलोकेशन सिस्टम्स
मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्रांसलोकेशन सिस्टम्स, कहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि देखो जी, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, तब मैट्रिक्स, आपको इस मेम्ब्रेन को भी पार पाना है, इस मेम्ब्रेन को भी पार पाना है, तब जाके कहीं आप अंदर घुस पाइएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मेम्ब्रेन के लिए, मेम्ब्रेन से पास करने के लिए भी एक सिस्टम की जरूरत है, और वही सिस्टम यहां लिखा गया है, टू मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्रांसलोकेशन सिस्टम। ट्रांसलोकेट करने का मतलब क्या होता है? लोकेशन में बदलाव करना है, यहां से वहां भेजना। ट्रांस, इस पार से उस पार, लोकेशन मतलब जगह। तो आप प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से कहां भेजेंगे? सेल ऑर्गेनेल में भेजेंगे। तो उसको भेजने के लिए आपको कुछ मेम्ब्रेन बॉन्ड सिस्टम चाहिए होता है। यह दोनों काम जो है वह सोर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स का हिस्सा है। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें, बी पॉइंट, वो है टारगेटिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, टारगेटिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस that directs the translocation of proteins to the specific cell organelle. स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल। इस स्टेप में हम क्या देख रहे हैं? इस स्टेप में हम देख रहे हैं टारगेटिंग प्रोटीन सीक्वेंस है ना। वह क्या करता है? उस प्रोटीन को स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचाता है। यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है कि ये जो जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया को भेजा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट के लिए। मतलब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को बोलोगे जाओ ना क्लोरोप्लास्ट में चले जाओ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो वहां पर क्या होगा? डिफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड अ डिफेक्ट। तो लेट्स सी सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल को हम लोग यहां देखेंगे अभी। अब जो कुछ एग्जांपल हमने देखने की बात की, सबसे पहला इसे देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका ल्यूमेन। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन्स चाहिए, उस प्रोटीन में टारगेटिंग सीक्वेंस एन टर्मिनल पर होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन प्रोटीन्स, ऐसे लिख देते हैं पूरा नाम, तब पता चले। इसमें जो है टारगेटिंग सीक्वेंस एन टर्मिनल पर होता है। कहां होता है? एन टर्मिनल डोमेन, ऐसे लिख दे और अच्छा है, एन टर्मिनल डोमेन है। तो ये पता चल गया कि मान लो कि यहाँ एक प्रोटीन है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाएगा। ये एन टर्मिनल है, ये एन साइड है, ये सी साइड है। यहां पर अगर ये टारगेटिंग सीक्वेंस है तो हम कहेंगे कि ये किसके पास है? एन टर्मिनल डोमेन के पास है। अगर यही टारगेटिंग सीक्वेंस सी के पास होता तो हम क्या कहते हैं? ये सी टर्मिनल डोमेन के पास है। लेकिन ये एग्जाम्पल फिक्स हो गया कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के लिए प्रोटीन्स बन रहा है, उसका टारगेटिंग सीक्वेंस जो है वो एन टर्मिनल डोमेन के पास है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट होता है, अगला पॉइंट, वो ये होता है कि टारगेटिंग सीक्वेंस इज removed after reaching to the टारगेट ऑर्गेनेल। जैसे भी मैंने एग्जांपल बताया था आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिग्नल पेप्टाइड का, ठीक उसी प्रकार से जब एक बार यह प्रॉपर अपने जगह पर प्रोटीन पहुंच जाएगा तो यहां से जो चीजें, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है कटकर अलग हो जाएगी। अब सिर्फ इतना ही बड़ा हिस्सा प्रोटीन का
बचेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रोटीन्स। इस प्रोटीन्स में जो टारगेटिंग सीक्वेंस होता है वो कहां होता है? वो एनटीडी होता है, एन टर्मिनल डोमेन होता है। और इसमें भी टीएस इज रिमूव्ड आफ्टर, ये लाइन लिखा हुआ है, रीचिंग चार्जेस। मतलब उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम करेगा ये। तीसरा एक सेल ऑर्गेनेल लेते हैं, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी हम लोग मैट्रिक्स को देखते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन्स को देखते हैं। इसमें भी सेम फंडामेंटल है, इसका भी टारगेटिंग सीक्वेंस एनटीडी पर है, एन टर्मिनल डोमेन पर है, और इसका भी टारगेटिंग सीक्वेंस कट कर हट जाता है जब एक बार ये अपने अप्रोप्रिएट जगह पर पहुंच जाता है। अब चौथा देखते हैं, फोर्थ जो है वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम सेल ऑर्गेनेल का मैट्रिक्स। ये साइट पर जो प्रोटीन पहुंचता है उसका टारगेटिंग सीक्वेंस जो है वो होता है मोस्टली ऑन, यहां पर हम ऐसे हम दो हिस्से में बांट देते हैं। जितना भी एंजाइम्स देखा गया उसमें मैक्सिमम वो एन टर्मिनल डोमेन था, वेरी फ्यू, मतलब एकदम फ्यू सीटीटी था। मतलब ये जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है पेरोक्सिसोम में जिसमें टारगेटिंग सीक्वेंस आपको अलग अलग जगहों पर भी मिलता है, अलग अलग प्रोटीन्स, लेकिन ज्यादातर जो है वो एनटीडी पर मिलता है। हम कह सकते हैं कि 90% यही जगह मिलता है। कुछ जो है हम लगता है उल्टा लिख दिए, रुक जाओ, इसमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा दोस्त। एक बार क्या होता है कि बोलते बोलते एक ही फ्लो में रहते हैं। देखो इसमें एकदम एक्सेप्शनल है, मैक्सिमम जो है वो सीटीडी पर है, कुछ जो है वो एनटीडी पर है। जैसे 90% बोले ना तो हमको याद आ गया, अरे इसका 90% तो सीटीडी पर होता है। तो ये आपको एक एक्सेप्शनल केस पेरोक्सिसोम का मिला जिसमें कि ज्यादातर जो टारगेटिंग सीक्वेंस है वह आपको एन साइड से ना मिलके बल्कि सी साइड में मिल रहा है। यहाँ पर ये टारगेटिंग सीक्वेंस कुछ में मिल रहा है। पांचवा एग्जाम्पल, न्यूक्लियस। इसका भी मैट्रिक्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर हम देखें तो क्या है, टारगेटिंग सीक्वेंस वेरिएबल है। मतलब ये भी ऊपर की तरह ही है, कुछ में सीटीडी में मिलेगा, कुछ में एनटीडी में मिलेगा। ये तो कॉमन बातें होंगी, दोनों दोनों वेरिएबल वाला ग्रुप हो गया। अब यूनिक क्या है इन दोनों में? इन दोनों में यूनिक क्या है कि टारगेटिंग सीक्वेंस इज नॉट रिमूव्ड। जब ये अपने जगह पर पहुंच जाएगा तब भी ये उस प्रोटीन के साथ बना रहेगा, मतलब वो रिमूव नहीं होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीन जो हम पहले देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ल्यूमेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, इन तीनों में सीक्वेंस जो था टारगेटिंग सीक्वेंस वो एन टर्मिनल डोमेन पर था तीनों में। और भी महत्वपूर्ण क्या बात थी कि जब एक बार वो अंदर पहुंच जाए तो सब हट भी जाता था, रिमूव हो जाता था। लेकिन जो पेरोक्सिसोम देखे और न्यूक्लियस देखे, ये पूरा का पूरा एंटायर केस क्या था, अलग था। टारगेटिंग सीक्वेंस वेरिएबल है दोनों में, और टारगेटिंग सीक्वेंस पहुंचने के बाद भी खत्म नहीं होता, वो लगा रहता था प्रोटीन के साथ।